हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बहुत दिन हो गए हम एरर्स कर रहे हैं। एरर्स को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरर्स पता लगने से ही हम ठीक इंग्लिश को ठीक से लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। आज की एरर्स में देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है। बट फॉर द रूफ, अब तो मुझे लगता है कि ये इतना पढ़ने के बाद आपको उससे पहले ही मिस्टेक पता होगी कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। बट फॉर द रूफ का मतलब अगर छत नहीं होती पास्ट में, वी वुड हैव गॉट ड्रेंच्ड, तो हम भीग गए होते। ड्रेंच होता है भिगोना, तो बहुत बार गेट होने के लिए यूज़ आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, मतलब जैसे बी की तरह काम करता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो बहुत बार हम गेट भी यूज़ कर देते हैं। सो वी वुड हैव गॉट ड्रेंच्ड, हम भीग गए होते। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, वुड एंड हैव। अगर हम उसी समय की बात कर रहे हैं और अगर हम आज की बात कर रहे हैं कि अगर पास्ट में छत ना होती तो आज ये बिल्डिंग नहीं होती, तो फिर हैव को निकाल देते हैं, केवल एक हेल्पिंग वर्ब आता है। पर ये क्योंकि पास्ट की ही बात कर रहा है तो वुड हैव। दैट आई हैव फेल्ड, इट इज़ फॉल्स। जब भी आपको लगे कि एक सिंपल सेंटेंस से पहले एक कंजंक्शन लग गया, यानी दैट आ गया, इफ़ आ गया, वेदर आ गया या डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, और इस सेंटेंस के फ़ौरन बाद वर्ब आ रहा है, मतलब चांसेस हैं कि ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब जैसे यही सेंटेंस है, दैट आई हैव फेल्ड, कि मैं फेल हो गया हूँ, यानी सब्जेक्ट से पहले ही दैट आ गया, इसका मतलब ये एक पूरी बात है फेल्ड तक जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो बात इज़ इक्वल टू इट। जैसे अगर हम सुरेश की बात करें तो सुरेश इज़ इक्वल टू ही, यानी सुरेश की बात अगर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम ही लिखेंगे, बार बार हम सुरेश नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही दैट आई हैव फेल्ड इज़ इक्वल टू इट, क्योंकि ये पूरी बात है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। हमने क्या करा, फिर दोबारा इट लगा दिया। जैसे यहाँ पर आपने सुरेश लिखा फिर ही भी लगा दिया, सुरेश ही इज़ माई स्टूडेंट, सुरेश इज़ माई स्टूडेंट। सो दैट आई हैव फेल्ड, ये इट नहीं आना चाहिए, इज़। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो लास्ट वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, एक बात है और मैंने आपको बताया कि बात इज़ इक्वल टू इट, तो यानी आपको इट को ध्यान में रखकर यहाँ वर्ब लगाना है, इट को लिखना नहीं है। ये जो हमने लिख दिया ये इट के बराबर ही है। सो दैट आई हैव फेल्ड इज़ फॉल्स, कि मैं फेल हो गया हूँ, ये बात इज़, तो बात के साथ तो इजी आएगा, फॉल्स झूठ है। ये जो है ये नाउन क्लॉज है, हमारा सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो जब कोई बात हमारा सब्जेक्ट होती है उसको नाउन क्लॉज बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इज़ फॉल्स, इसका सब्जेक्ट इट होगा जो इसके नीचे दब गया, छुप गया, जो हमको दिख नहीं रहा। हुज फोन आई एम यूजिंग इज़ नॉट माई नेबर, अब ये गड़बड़ हम बहुत करते हैं ये नाउन क्लॉज में। हुज फोन आई एम यूजिंग, अभी मैंने आपको बताया कि जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट होती है तो वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होती है और वो दैट से शुरू हो सकती है, डब्ल्यू एच फैमिली से भी शुरू हो सकती है। अब आप देखो हुज फ़ोन के बाद आई एम यूजिंग है, इसका मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये सेंटेंस ऐसे होता, हुज फ़ोन एम आई यूजिंग, और ये वहीं पर क्वेश्चन मार्क आ जाता, सेंटेंस ख़त्म हो जाता। लेकिन सेंटेंस यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो खैर लिखा ही सिंपल फॉर्म में हुआ है कि मैं किसका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये बात इज़ नॉट माई नेबर। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि इसका जवाब लिखना है कि मैं किसका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा पड़ोसी नहीं है, या मैं जिसका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा पड़ोसी नहीं है। एक्चुअली हमको व्यक्ति की बात नहीं करनी, हम एक बात कि ये वाली जो बात है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बात मेरा पड़ोसी नहीं है, बात हमारा पड़ोसी कैसे हो सकता है। तो यानी हमको बात के बारे में कुछ बोलना है। हुज फोन आई एम यूजिंग इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तो इज़ कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन नॉट माई नेबर नहीं लिखना। ये बात इज़ कन्फ्यूजिंग एवरीबडी, ये बात सबको कन्फ्यूज़ कर रही है कि मैं किसका फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, या हुज फ़ोन आई एम यूजिंग इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुमको क्या लेना देना।
फाइंडिंग नो फ्रूट एट होम आई डिसाइडेड टू बाय एनी। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। आई डिसाइडेड टू बाय, मैंने खरीदने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि मैंने घर पर कोई फ्रूट नहीं पाया। यानी इधर भी मेरी बात हो रही है और इधर भी मेरी बात हो रही है, तो जब दोनों तरफ हमारी ही बात हो रही है तो हमको उसे एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर सीधा वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो फाइंडिंग नो फ्रूट एट होम आई डिसाइडेड टू बाय सम। सिंपल सेंटेंस में कोई के लिए एनी नहीं आता। एक्चुअली क्या होता है कि एनी की हिंदी भी कोई होती है और सम का मतलब भी कोई होता है, लेकिन सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। एनी या तो आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे हम कहते हैं तुम उस दिन कुछ खा रहे थे, या तुम कोई प्रश्न पूछ रहे थे। सो दैट डे यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, यानी सम एक चीज़ के लिए भी आ सकता है, कोई नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, तो आई वॉज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो एनी कब आता है? या तो क्वेश्चन हो, जैसे कैन एनी क्वेश्चन कन्फ्यूज़ यू, यानी तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि क्या कोई भी क्वेश्चन तुम्हें कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो क्वेश्चन में हम एनी लगाएंगे। आई वॉन्ट टू बाय एनी बुक, मैं कोई किताब खरीदना चाहता हूँ, वो गलत है। एक सिंपल सेंटेंस में वर्ब के बाद एनी कभी भी नहीं आता, तो यहाँ आना चाहिए सम, और फ्रूट दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइंडिंग नो फ्रूट एट होम आई डिसाइडेड टू बाय सम। व्हेन द क्लास विल बी ओवर्ड कैन नॉट टेल, जब की क्लास कब खत्म होगी, कैन नॉट टेल नहीं बताया जा सकता है, तो यानी फिर हमारा सब्जेक्ट कोई बात है। जब ऐसा होगा, सॉरी, व्हेन द क्लास, हाँ, जब ऐसा होगा, ऐसा कब होगा तो क्वेश्चन की फॉर्म में विल लगा सकते हैं, लेकिन हम जब भी कहते हैं ना जब ऐसा होगा, जैसे इफ क्लॉज हम कहते हैं अगर ऐसा होगा, लेकिन हम उसमें विल शैल नहीं लगाते, तो ऐसी इसमें व्हेन वाली क्लॉज में जब वो एक सिंपल सेंटेंस हो, क्वेश्चन हो, तो विल लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं व्हेन विल द ट्रेन रीच द स्टेशन, वो तो क्वेश्चन हो गया, तो विल लगेगा। कब? जब, जब में विल शैल नहीं आता। व्हेन द क्लास इज़, ये इज़ आएगा यहाँ पर वर्ब, और यहाँ पर ओवर्ड नहीं आएगा। ओवर हमेशा ऐसे ही रहता है क्योंकि ओवर वर्ब नहीं है। सो व्हेन द क्लास इज़ ओवर, मीनिंग यही होगा कि जब क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन हमको विल नहीं लगाना। याद रखिएगा जब ऐसा होगा में प्रेजेंट टेंस आता है, विल शैल नहीं आता। सो व्हेन द क्लास इज़ ओवर, ये बात, अब बात इज इक्वल टू इट, ये बात नहीं बता सकती है। बात किसको बताएगी? पैसिव वॉइस होना चाहिए कि ये बात नहीं बताई जा सकती है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? कोई बात, तो बात कैन नॉट बी टोल्ड। सो व्हेन द क्लास इज ओवर कैन नॉट बी टोल्ड। टेस्टी वॉज एज द फूड एवरीथिंग वॉज डिवावर्ड, ये मैंने स्पेलिंग दोबारा लिख दी यहाँ, थोड़ा मुझे लगा कि शायद आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। डिवावर होता है जैसे चट कर जाना। चट कर जाना मतलब क्यों? क्योंकि हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी टेस्टी लग रही है तो उसको झटपट ख़त्म कर दिया जाता है। टेस्टी तो खाना था ही। सो इसके बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, एज सबसे पहले आएगा यहाँ। टेस्टी एज द फूड वॉज एवरीथिंग वॉज डिवावर्ड, यानी सब कुछ फटाफट खा लिया गया, ख़त्म कर दिया गया, सब कुछ चट हो गया। हु टोल्ड मी अबाउट यू इज़ अ सीक्रेट। हु टोल्ड मी अबाउट यू, की पहला शब्द हिंदी में की, कि किसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अब हमको उसका नाम नहीं बताना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये बात है कि किसने मुझे आप इसकी हिंदी ऐसे कर सकते हो कि किसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, ये बात इज़ अ सीक्रेट, एक राज है। अब आप देखो यू के साथ हमें इज़ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इन दोनों का तो आपस में कुछ लेना देना है ही नहीं। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम एक सीक्रेट हो, हम कह रहे हैं ये पूरी बात एक सीक्रेट है। तो बात के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा इज़। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। लेट माई बैग रिपेयर, लेट मीन्स होता है अलाउ। किसको अलाउ करो? इसको, यानी इसको या तो कुछ करने दो या होने दो इसके साथ। तो बैग के साथ ये होना है, यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो लेट माई बैग बी, थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड, यानी मेरे बैग को रिपेयर होने दो। हाउ डू आई रीच हियर इज़ नॉट योर हेडेक। अब ये देखो हाउ डू आई रीच, अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। आगे भी सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब
ये क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो जब हम क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे तो डू नहीं आना चाहिए। हाउ आई रीच हियर, की मतलब जब आप WH फैमिली यूज़ कर रहे हो और वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है तो पहला शब्द हिंदी में की कैसे मैं यहाँ पहुँचता हूँ, ये बात इज़ नॉट योर हेडेक, ये तुम्हारी सिरदर्दी नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। सो हाउ आई रीच हियर ये नाउन क्लॉज है, इज़ नॉट योर हेडेक प्रिंसिपल क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट इट लिखा जाएगा लेकिन ब्रैकेट में, क्योंकि इट हमें यहाँ सेंटेंस में दिख नहीं रहा है और ना ही हम उसको लिख सकते हैं। द लाइब्रेरी वॉज पीसफुल, लाइब्रेरी जो थी वो शांत थी, एंड सो वॉज द ऑफिस, और यही हाल ऑफिस का भी था। अब ये सेंटेंसेस हम बहुत सारे कर चुके हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ मिस्टेक है, फिर भी बता देती हूँ। सो लाइब्रेरी शांत थी, एंड सो वॉज, ये एंड सो आएगा और ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, एंड सो वॉज द ऑफिस, केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सब कुछ यही है। सो एंड सो वॉज द ऑफिस। सो आई होप अब आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो गलतियाँ ढूंढने में। ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसी की हेल्प से हम सही लिखना, समझना, बोलना सीखते हैं। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।